बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वेक्टर से मुतालिक कुछ मजीद बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रेशो फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बात की जा रही है दो पॉइंट्स की जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं a और b respectively. If a point P divides AB in the ratio P ratio Q internally, then the position vector of P is given by. एक पॉइंट P है जो A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट या मिलाने वाले वेक्टर को P रेशो Q में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मालूम करने का फॉर्मूला ये होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई और ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम के जरिए। स्टूडेंट्स, ये O है हमारा ओरिजिन। ये हमारे पास पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a जिस तरह के स्टेटमेंट में गिवन है। ये पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b। अब ये है हमारा, आप लाइन सेगमेंट कह लें AB, या आप इसे वेक्टर AB भी कह सकते हैं। ये हमारा वेक्टर AB इस वेक्टर को या इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P रेशो Q में डिवाइड कर रहा है। अब ये दो वेक्टर्स तो हमें गिवन हैं, हमें पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जिसे हम R कह रहे हैं इनफैक्ट मालूम करना है। स्टूडेंट्स, ये पोजीशन वेक्टर किस तरह से मालूम किया जाएगा, ये हमें इनफैक्ट जो फार्मूला है, ये है वो फार्मूला कि जिसकी मदद से हम ये पोजीशन वेक्टर मालूम कर सकते हैं। हमें इस फार्मूला को ड्राइव करना है। स्टूडेंट्स, एक वर्ड रह गया जो अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ, जो आप सोच रहे होंगे कि ये भी एक्सप्लेन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, वो वर्ड है इंटरनली, कि पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को P रेशो Q में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स, इंटरनली डिवाइड करने से मुराद क्या है, आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आप प्रोग्राम बनाते हैं इस्लामाबाद ट्रिप पर जाने का। आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और आप इस्लामाबाद की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं। आप लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होते हैं। ये आप कंसिडर कर लें कि लाहौर, और आपने जाना है इस्लामाबाद, आई फॉर इस्लामाबाद। अब रस्ते में जब आप जा रहे हैं, मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है और रस्ते में आ जाता है कलर कहार। आप फर्ज कर लें कि यहां पर आ गया कलर कहार। आप सोचते हैं कि हम जा तो इस्लामाबाद ही रहे हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन क्यों ना हम कलर कहार की सैर भी कर लें जाते जाते रस्ते में। अब स्टूडेंट्स, आपका बुनियादी तौर पर यह जर्नी था फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, लेकिन कलर कहार ने आपके इस जर्नी को इंटरनली डिवाइड कर दिया। ये जो K है, दिस इज डिवाइडिंग योर जर्नी इंटरनली इन अ पर्टिकुलर रेशो। यहां पर कोई रेशो होगी कि ये जो सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है, इन दोनों के दरमियान फ्ला रेशो पाई जाती है। ये है इंटरनल डिवीजन। दूसरी तरफ आपका प्रोग्राम बनता है लाहौर से कलर कहार जाने का, यानी कि आपका असल प्रोग्राम है लाहौर से कलर कहार जाने का। आप जरा दोबारा से स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये लाहौर और ये आप आ गए कलर कहार। आपका बुनियादी प्रोग्राम है लाहौर से कलर कहार सैर के लिए जाने का। आप जा रहे थे, रस्ते में आपका प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ। आपने कहा कि हम पहले सीधा चले जाते हैं इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद चले जाते हैं और वहां से घूम फिर के हम वापस आएंगे कलर कहार। जो शाम का वक्त है, शाम के 2-3 घंटे, वो हम कलर कहार में गुजारेंगे और देन वापस आएंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आप लाहौर से सीधा इस्लामाबाद चले गए। आप लाहौर से सीधा इस्लामाबाद चले गए। अब बुनियादी तौर पर आपका जर्नी क्या था, आपका प्लान क्या था? आपका प्लान था लाहौर से कलर कहार जाने का, लेकिन आपने रास्ते में प्लान चेंज किया और आपने कहा कि हम पहले जाएंगे इस्लामाबाद
और फिर वापस आएंगे कलर कहार। नाउ दिस इस्लामाबाद इज डिवाइडिंग योर जर्नी फ्रॉम लाहौर टू कलर कहार एक्सटर्नली। क्यों एक्सटर्नली? कि ये इन दो पॉइंट्स से बाहर मौजूद है, ये पॉइंट जिसने आपके जर्नी को डिवाइड किया। यहां पर आपका बुनियादी सफर था लाहौर से इस्लामाबाद, कलर कहार इन बिटवीन आ रहा था, तो आपने कहा कि कलर कहार इज डिवाइडिंग योर जर्नी फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद इंटरनली। नाउ इस्लामाबाद इज डिवाइडिंग योर जर्नी फ्रॉम लाहौर टू कलर कहार एक्सटर्नली। स्टूडेंट्स, वेक्टर लैंग्वेज में आपको एक और हिंट भी देता हूं कि कब हम कहते हैं कि इंटरनल डिवीजन हो रही है और कब हम कहते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी लाइन सेगमेंट को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दें, इसी जर्नी को, तो आपका एक यानी वेक्टर आ गया लाहौर से कलर कहार, आप कलर कहार रुके और देन कलर कहार से आप चले गए इस्लामाबाद। इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है ये सेम है। इस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट के है, दिस इज डिवाइडिंग योर जर्नी इंटरनली। अब यहां पर आप देखें, आप लाहौर से सीधा चले गए इस्लामाबाद, शाम के वक्त आपने कलर कहार आना है। आपका ये जो लाहौर से इस्लामाबाद जो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, और इस्लामाबाद से कलर कहार जो आपका वेक्टर होगा, आप इसको इजाफी तौर पर यहां पर अलहदा से बना सकते हैं। ये आपका वेक्टर, इसकी डायरेक्शन जो है ये इससे अपोजिट है। जब इस तरह से वेक्टर्स अपोजिट बन जाएं तो उस सूरत में हम कहते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन यहां पर हो रही है। अब यहां पर अगर आप देखें तो पॉइंट P ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आप अगर इसे वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो A से P और देन P से B, ये सेम डायरेक्शन है। P इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट या दिस वेक्टर इंटरनली। यहां पर I साइड पर चला गया, दिस इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली, वेक्टर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। स्टूडेंट्स, ये तो हमने बड़ी अच्छी तरह समझ लिया कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फर्क क्या है। अब हम अपने इस फार्मूला को ड्राइव करने की तरफ आते हैं। ये जो हमने समझा इसे मिटा लेते हैं और अपना प्रूफ कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे O की। O है ओरिजिन। चूंकि यहां पर XY प्लेन नहीं है, हमें यह खुद से बताना होगा कि O ओरिजिन है। हम यहां लिखेंगे लेट O बी द ओरिजिन। अब हमें गिवन है कि A और B जो दो पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स A और B हैं रिस्पेक्टिवली। हम यहां लिखेंगे गिवन OA is equal to small a, OB is equal to small b। अब हमें इस पॉइंट P के बारे में मालूम करना है। हम यहां जिक्र करेंगे इसका लेट OP, इसको हम नाम दे रहे हैं स्मॉल r का, और ये हमें मालूम करना है। अब पॉइंट P बुनियादी तौर पर क्या है? एज P is dividing AB, लाइन सेगमेंट में इसे अभी कह रहा हूं, P is dividing लाइन सेगमेंट AB in the ratio P ratio Q internally। So, अब यहां पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि हमारी बुक में जब ये स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट, इसमें इंटरनली का वर्ड मौजूद नहीं है जो कि होना चाहिए था। हम एक्सटर्नल का केस भी अभी डिस्कस करेंगे, उसकी सूरत में हम देखेंगे कि फॉर्मूला में चेंज क्या आता है। As P is dividing line segment AB in the ratio P ratio Q internally, so अब P जो है ये लाइन सेगमेंट AB को P रेशो Q में डिवाइड कर रहा है। सो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AP रेशो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू P रेशो Q।
यानी हम लिखेंगे मेजरमेंट AP लाइन सेगमेंट की लेंथ रेशो मेजरमेंट PB इज इक्वल टू P रेशो Q, यानी इन लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स के दरमियान जो रेशो है वो है P रेशो Q। अब स्टूडेंट्स जरा ये रेशो भी रिकॉल कर लें, ये रेशो होती क्या है जी? रेशो एक्चुअल क्वांटिटीज नहीं होती, रेशो एक्चुअल क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपको एक दफा पहले भी एग्जांपल दी थी। फर्ज करें आपका एक मैथ्स का टेस्ट होता है, आपके फादर को मालूम है कि आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ, वो आपसे कुछ दिन बाद पूछते हैं कि बेटा आपका रिजल्ट कैसा रहा। आप उन्हें नंबर नहीं बताते अपने, आप थोड़ा सा ट्रिक खेलते हैं। आप अपने फादर से कहते हैं कि बाबा मेरे नंबर शाहिद से डबल आए। बड़ी बात जी, डबल आए। क्या आपके फादर को यह सुनकर कि आपके नंबर आपके दोस्त से डबल आए खुश होना चाहिए? जरा सोचें। अगर वो मैथ्स नहीं जानते तो हो सकता है वो खुश हों, लेकिन अगर वो मैथ्स जानते हैं तो अगला सवाल उन्हें करना चाहिए कि शाहिद के नंबर कितने आए। डबल आना कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंड करता है कि शाहिद के नंबर कितने हैं और फिर उसका डबल क्या बन रहा है। अब 100 मार्क्स का टेस्ट था, आपने कहा बाबा शाहिद के नंबर हैं 10, तो फिर आपके नंबर 20, शाहिद भी फेल आप भी फेल। लेकिन अगर शाहिद के नंबर हैं 45 और आपके डबल 90 तो ये अच्छी बात है, और अगर उसके नंबर है 50 और आपके डबल 100 तो ये एक्सीलेंट बात है। स्टूडेंट्स ये 10, 20, 45, 90 और 50, 100 इन तीनों जो बुनियादी तौर पर मैंने नंबर्स के कंपैरिजन्स बताए, इनके दरमियान रेशो 1:2 बन रही है, यानी शाहिद से आपके नंबर डबल हैं। अब ये P और Q, ये जो मैं यहां पर ये दो सेगमेंट्स कंसीडर कर रहा हूं, इनकी एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये इनकी लेंथ्स के दरमियान रेशो है, दोनों के दरमियान ताल्लुक है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि हम रेशो को डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हम इसे डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं इज इक्वल टू P/Q। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जा सकती है, Q इंटू मेजरमेंट AP और P इंटू मेजरमेंट PB। अब स्टूडेंट्स यहां पर तो हम ज्योमेट्री का सहारा ले रहे हैं, अभी तक हम AP और PB को लाइन सेगमेंट्स कह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमें बुनियादी तौर पर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, यानी हमें तो वेक्टर्स की बात करनी थी। तो हम अब AP और PB ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इन्हें वेक्टर्स कह देते हैं। अब यहां पर हम लिख देते हैं AP वेक्टर और यहां पर PB वेक्टर। अब AP और PB चूंकि दोनों की डायरेक्शन हम यहां पर देख चुके हैं कि सेम है, सो ये जो रेशो होगी ये भी पॉजिटिव होगी। अब AP और PB इन दोनों का ब्रेकअप क्या होगा? शाबाश, AP का ब्रेकअप इट विल बी OP माइनस OA। आपका फॉर्मूला क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड। इसी तरह से यहां पर आ जाएगा OB माइनस OP। हमें बुनियादी तौर पर OP चाहिए, अब OP इसके ब्रेकअप से हमें मिल रहा है, तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। Q इज इक्वल टू OP माइनस OA इज इक्वल टू P OB माइनस OP। अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमने देखा कि हमें गिवन था OA स्मॉल a, OB स्मॉल b और OP को हमने लेट किया था R। आप यहां पर देख सकते हैं। सो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Q यहां पर आ गया स्मॉल r माइनस स्मॉल a, यहां पर स्मॉल b माइनस स्मॉल r। अब हमें ये स्मॉल r की वैल्यू मालूम करनी है, यानी ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P हमें मालूम करना है। सो हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। यहां पर QR माइनस QA
इज इक्वल टू पी बी माइनस पी आर। अब चूंकि हमें आर की वैल्यू मालूम करनी है, सो आर वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यह आ जाएगा क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू पी बी प्लस क्यू ए। ये हमारा वेक्टर का सिंबल। अब यहां पर हमें आर वेक्टर मालूम करना है, तो आर कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास P प्लस क्यू इज इक्वल टू पी बी प्लस क्यू ए। अब चूंकि हमें आर वेक्टर की वैल्यू मालूम करनी है, सो ये P प्लस क्यू डिवाइड करेगा राइट साइड को, और हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने स्टेटमेंट के साथ देखा था, जो हमने इनफैक्ट फार्मूला मालूम करना था, जिसे हमने कहा रेशो फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। वेक्टर R will be equal to PB plus QA divided by P plus Q। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। इसे कहते हैं रेशो फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। स्टूडेंट्स बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अगर पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा हो और वो मिड पॉइंट हो, पॉइंट P मिड पॉइंट हो, तो उस सूरत में रेशो क्या बनेगी? जी, अगर पॉइंट P मिड पॉइंट होगा, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि इस तरह से था हमारा A और B। पॉइंट P अभी मैंने आपको स्टार्ट पर जो डायग्राम दिखाई वो यहां पर था। अगर ये मिड पॉइंट हो, पॉइंट P अगर मिड पॉइंट हो, तो रेशो क्या बन जाएगी? जी, दोनों तरफ लेंथ सेम, तो रेशो बन जाएगी 1:1, यानी P की वैल्यू भी 1, Q की वैल्यू भी 1। उस सूरत में जब P और Q की वैल्यूज 1 हो जाएंगी, तो यहां पर आ जाएगा इनफैक्ट B प्लस A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, B प्लस A डिवाइडेड बाय 2, या आप इसे A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 भी कह सकते हैं। सो हम यहां पर क्रॉलरी के तौर पर बात आगे बढ़ाते हैं। इफ P will be midpoint of AB, then P ratio Q will be 1:1. Formula will become अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेक्टर R यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P मालूम करने का, A और P और Q की वैल्यूज 1 होगी, तो ये आ जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला कि जब P मिड पॉइंट हो। स्टूडेंट्स, ये हमने बुक के मुताबिक अपना सेक्शन फार्मूला, रेशो फार्मूला ड्राइव करने के बाद ये उसमें से एक डिडक्शन भी कर ली। अब स्टूडेंट्स हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि जब जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, तो उस सूरत में फार्मूला में चेंज क्या आएगा। आइए चलते हैं सेकंड बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, तो फिर पॉइंट P को A और B के दरमियान में नहीं होना चाहिए, साइड पर चले जाना चाहिए। हम इसको इस तरह से चेंज कर लेते हैं। हम B की जगह पर हम कर लेते हैं P, यहां पर स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा P, और यहां पर हम कर लेते हैं B। अब हमारे पास ये जो B है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये जो R है ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। चूंकि R हमने नाम दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ P को, ये यहां पर शिफ्ट हो गया। अब हमारी रेशो बिल्कुल उसी तरह से A और P और B रेशो हमारी बन रही है P रेशो Q।
ए से बी पी तक, इनफैक्ट ये हम कंसिडर करेंगे, ये जो रेशो है ये है P, और देन P से B हमारी जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी अपोजिट, वेक्टर लैंग्वेज में P से B, और ये हमारे पास होगा Q, AP PB, इन दोनों के दरमियान रेशो P रेशो Q, और AP और PB इन वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब इसी टाइप की स्टोरी चलेगी। अब आप यहां पर वर्ड यूज कर देंगे एक्सटर्नली का। स्टेटमेंट में क्या चेंज आएगा वो भी आपको मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि फॉर्मूला बदल जाएगा। इंटरनली की जगह पर फिलहाल एक्सटर्नली का वर्ड आ गया एज इट इज। अब यहां पर स्टूडेंट्स ए पी और पी बी, चूंकि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, सो यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा कि ये साइंस रिवर्स हो जाएंगे। आपका ये बुनियादी तौर पर नेगेटिव हो जाएगा, जब आप इस साइन को अप्लाई करेंगे आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसकी वजह से अल्टीमेटली जो फॉर्मूला पर इफेक्ट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यहां पर आ जाएगा माइनस और यहां पर माइनस। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के केस में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मालूम करने के लिए। अब स्टेटमेंट में क्या चेंज आना है वो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। यहां पर वर्ड आ जाएगा एक्सटर्नली, और यहां पर माइनस और यहां पर माइनस। जब दोनों जगह पर प्लस, तो उस सूरत में ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, इंटरनल डिवीजन का रेशो फॉर्मूला है, और जब यहां पर आ गया माइनस तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का रेशो फॉर्मूला बन चुका होगा। स्टूडेंट्स, आइए अब एक्सरसाइज के दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि एग्जैक्टली रिलेटेड हैं रेशो फॉर्मूला से। स्टूडेंट्स, रेशो फार्मूला से मुतालिक है हमारा प्रॉब्लम नंबर 12। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड पार्ट आप उसी पैटर्न पर खुद सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। फर्स्ट पार्ट, पॉइंट C विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड पॉइंट D विद पोजीशन वेक्टर दिस। C और D को मिलाने वाली जो लाइन है उसको एक पॉइंट P हम अपने पास से कंसिडर कर रहे हैं, उसका जिक्र नहीं है पॉइंट P का। पॉइंट P 4:3 से डिवाइड कर रहा है। हमें उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं एक रफ डायग्राम के जरिए। ये स्टूडेंट्स एक रफ डायग्राम मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि एक्चुअल स्टोरी को शो ना कर रही हो। यानी आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं कि ये ओरिजिन है, तो ये इस वक्त जो वेक्टर है ये OD वेक्टर, पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर, जो कि हमें इस वक्त यहां पर गिवन है पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर 3i + 2j, जबकि यहां पर हमें ये x एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहा है। अगर x एक्सिस के ये पैरेलल है तो इसमें j कंपोनेंट 0 होगा। अब ये देखने में x एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहा है, इसका j कंपोनेंट 0 होना चाहिए। इसी वजह से बुनियादी तौर पर मैं इसे कह रहा हूं कि ये एक रफ डायग्राम है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप इसके साथ लिख दें रफ डायग्राम, ज्यादा बेहतर होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट O be the origin। गिवन हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ C, दैट इज OC, हमें गिवन है यहां पर पॉइंट C विद पोजीशन वेक्टर 2i - 3j। यहां लिख ले 2i - 3j। दूसरी तरफ पोजीशन वेक्टर ऑफ D,
दैट इज ओ डी, हम इसे यहां पर कह रहे हैं स्मॉल डी, और इसकी वैल्यू है 3i + 2j। हम अपने पास से लेट करें कि पॉइंट P इज डिवाइडिंग CD इन द रेशो 4:3। लेट पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट P हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है। इट इज डिवाइडिंग CD, मैं गलती से AB लिखने लगा था, CD इन द रेशो 4:3। इस तरह से आप पहले ऊपर C को, बाद में D को, और फिर पहले रेशो यानी 4 पहले और 3 बाद में, आप इस पैटर्न पर अगर डायग्राम बना लेंगे आपको फॉर्मूला यूज करने में बहुत आसानी होगी। अब आपका फॉर्मूला बुनियादी तौर पर क्या बना था? PB + QA डिवाइडेड बाय P + Q। अब यहां पर A नहीं है, यहां पर B नहीं है, यहां पर P Q ये नजर ही नहीं आ रहा। हमें उस फॉर्मूला का बुनियादी तौर पर जो कंसेप्ट है या उस फॉर्मूला की फिलॉसफी उसको याद रखना है, और उस फॉर्मूला की फिलॉसफी है कुछ इस तरह से कि आपकी बन रही है क्रॉस लॉजिक। अब क्रॉस लॉजिक क्या है कि ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा इस वेक्टर के साथ, और ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा इस वेक्टर के साथ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज यानी 4 + 3। ये है हमारा उस फॉर्मूला का जो बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप यूज करेंगे। अब आप इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो मालूम करेंगे। नाउ R, अच्छा ये जो मैंने इस तरह से क्रॉस लगा दिया ये आप लगाइएगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को C के साथ और 4 को D के साथ, और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियोज के साथ, हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विद पोजीशन वेक्टर ऑफ C, दैट इज 2i - 3j, प्लस 4 multiplied with position vector of D, that is 3i + 2j divided by sum of ratios। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2s are 6i - 9j plus 12i plus 8j over 4 + 3 is 7। अब हमें i और j कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लेना चाहिए। 6i + 12i is 18i, ये 7 कॉमन डिनोमिनेटर है, हम इसे लिखेंगे 18/7i। उसके बाद -9 + 8 इट विल बी -1, -1/7j। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसी डायग्राम को यूज करते हुए यहां पर सिर्फ और सिर्फ नाम बदल लीजिएगा, रेशो बदल लीजिएगा, यही लॉजिक एग्जैक्टली यूज होगी, आप वो बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बढ़ूंगा एक एग्जाम्पल की जानिब जो कि रेलेवेंट है इसी फार्मूला के साथ। स्टूडेंट्स दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 333। स्टूडेंट्स बुनियादी तौर पर ये एग्जाम्पल जो हमने क्रॉलरी की अपने रेशो फार्मूला की कि जिसके अंदर हमने देखा कि अगर P जो है वो मिड पॉइंट हो तो हमारे P का पोजीशन वेक्टर मालूम करने का फार्मूला क्या बन जाएगा। आपको याद है हमने वो किया था A + B, ये A और B दोनों वेक्टर्स हैं, डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स बुनियादी तौर पर ये उसी का कन्वर्स है। अब इसमें है क्या, इफ A and B vectors be the position vectors of A and B respectively and C be a point on AB, A और B को मिलाने वाली लाइन के ऊपर है पॉइंट C, such that OC
C का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इससे ये जाहिर हो रहा है कि C जो है ये A और B का मिड पॉइंट है, लेकिन हमें ये साबित करना है यहां पर कि C जो है वो A और B का मिड पॉइंट है। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से और इसका प्रूफ देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायग्राम। अब यहां पर हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम पहले तो कह देते हैं कि ये जो O है ये ओरिजिन है। लेट O बी द ओरिजिन। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ A जिसको कहा गया स्मॉल a, पोजीशन वेक्टर ऑफ B जिसको कहा गया स्मॉल b, और पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ C जिसे OC कहा गया है वो भी हमें गिवन है यहां पर A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। हम यहां लिख लेते हैं OA दैट इज स्मॉल a, OB दैट इज स्मॉल b, और OC दैट इज A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। रेशो फार्मूला के कंसेप्ट से हमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि C जो है ये A और B का मिड पॉइंट होगा। अब स्टूडेंट्स, हमें साबित करना है कि C जो है वो मिड पॉइंट है। हमें साबित करना है इनफैक्ट यहां पर। अब ये हम साबित कैसे कर सकते हैं? कीप इन माइंड कि C के बारे में हमें बताया गया है कि C बी अ पॉइंट ऑन AB, यानी A और B को मिलाने वाली जो लाइन है उस पर है C मौजूद। किस तरह साबित करेंगे? शाबाश जी, C बी अ पॉइंट ऑन ए बी, इसका मतलब है कि A, C और B ये कोलिनियर हैं, लाइंग ऑन द सेम लाइन है। हम कैसे साबित कर सकते हैं? अगर हम साबित कर दें कि वेक्टर AC, हम इसे कह देते हैं वेक्टर AC और वेक्टर CB, इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो इसका मतलब है कि C मिड पॉइंट है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा टास्क। मैं यहां लिख देता हूं, हमें AC मैग्नीट्यूड और CB मैग्नीट्यूड बराबर साबित करना है। चूंकि C हमें गिवन है कि ये AB पर आ रहा है, AB को मिलाने वाली लाइन पर आ रहा है, सो उससे ये साबित हो जाएगा कि C जो है वो मिड पॉइंट है। अब इसी गिवन से हम स्टार्ट ले लेते हैं। इसी गिवन से स्टार्ट लेंगे तो हम ये साबित कर पाएंगे। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 को अगर हम इधर ले आए तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ OC इज इक्वल टू A प्लस B। अब A बुनियादी तौर पर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और B है पोजीशन वेक्टर ऑफ B। हम यानी यहां पर लिख सकते हैं OA और यहां पर लिख सकते हैं OB। ट्वाइस ऑफ OC is equal to OA प्लस OB। अब स्टूडेंट्स, ये जो ट्वाइस ऑफ OC है इसको मैं 2 दफा OC लिख सकता हूं। OA प्लस OB। अब मुझे ये साबित करना है AC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू CB मैग्नीट्यूड। अगर मैं वेक्टर AC को वेक्टर CB के इक्वल साबित कर दूं तो ये बात बीच में साबित हो जाएगी। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनमें क्या खास बात पाई जाती है? जी, जब दो वेक्टर्स इक्वल हों तो उनमें 2 बातें इनफैक्ट खास पाई जाती हैं। एक, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दूसरी, उन दोनों की लेंथ सेम होती है। तो मैं साबित कर देता हूं कि वेक्टर AC वेक्टर CB के इक्वल होगा। अब ये मेरा रफ एरिया, वेक्टर AC को अगर मैंने CB के इक्वल प्रूव करना है तो मुझे बुनियादी तौर पर इसको कैसे आगे बढ़ाना है? वेक्टर AC का ब्रेकअप क्या होता है? ये मेरा रफ एरिया है। AC का ब्रेकअप OC माइनस OA और CB का ब्रेकअप OB माइनस OC। मुझे ये स्टेप लाना होगा। इसके बाद मैं ये लिख सकता हूं AC वेक्टर इज इक्वल टू CB वेक्टर। अब OC माइनस OA क्या मैं यहां बना सकता हूं लेफ्ट साइड पर? हमारे पास OC मौजूद, OA ये है। इसको मैं अगर लेफ्ट साइड पर ले आऊं तो ये बन जाएगा OC माइनस OA। और राइट साइड पर OB माइनस OC, ये OB मौजूद, OC को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं।
तो स्टूडेंट्स काम हो गया, ओ सी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये ओ बी माइनस ओ सी। अब ओ सी माइनस ओ ए ये बनता है वेक्टर ए सी, ये बन गया वेक्टर सी बी। जब दो वेक्टर्स इक्वल तो दोनों की लेंथ्स भी इक्वल। दिस इंप्लाइज length of AC is equal to length of CB. Also, it is given that A, B and C are collinear. So, चूंकि A, B और C कोलिनियर हैं, ए बी और सी कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर हैं, और हमने क्या साबित कर दिया, हमने साबित कर दिया कि ए सी वेक्टर की लेंथ सी बी वेक्टर की लेंथ के इक्वल है, यानी ये लेंथ इक्वल है इसके। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है ये मिड पॉइंट पर है। सो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये स्टूडेंट्स हमें शो करना था। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने रेशो फार्मूला डिस्कस किया, उसके बाद रेशो फार्मूला से रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया और देन ये एग्जांपल सॉल्व की। इस लेक्चर को अपने तौर पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह समझने के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।